रासायनिक समीकरण लिखना और संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। तो चलिए आज समझेंगे रासायनिक समीकरण लिखना। तो लिखा हुआ है क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इसे भी संक्षिप्त विधि है। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें, याद करें, तो उपरोक्त सब समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों आपस में अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है तो तीर के बाईं ओर है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड तीर के दाईं ओर है। तो बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणु संख्या के गिनती करके तुलना करें। क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या समान है, मतलब बराबर है? यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है, यानी असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण 1.2 मैग्नीशियम के वायु में जलाने का कंकाली समीकरण है। आगे समझेंगे 1.1.2 संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, याद होगा, जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था, पढ़े थे। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान रहती है, बराबर रहती है। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, जरूरी है। मतलब असंतुलित रासायनिक समीकरण को है से संतुलित करना जरूरी है। क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखते हैं। क्रियाकलाप 1.3 के शब्द समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये दोनों अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। उपरोक्त शब्द समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण से दर्शाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर संकेत और सूत्रों के माध्यम से दिखाया गया रासायनिक समीकरण को। तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल जो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल, और दोनों आपस में अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निर्माण किया। आइए समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणु संख्या की तुलना करते हैं, समझते हैं। तो इधर भी देखिए जिंक कितने हैं, तीर के बाईं ओर एक परमाणु है और तीर के दाईं ओर जिंक एक है, और इधर हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 है, अभी भी बराबर है, परमाणु संख्या समान है। और सल्फर को देखिए, सल्फर 1 है और इधर भी सल्फर 1 है, और ऑक्सीजन इधर 4 है और इधर भी ऑक्सीजन 4 है। तो ये समीकरण रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्यों संतुलित रासायनिक समीकरण है? क्योंकि मतलब तीर के बाईं ओर और तीर के दाईं ओर के तत्वों की परमाणु संख्या समान है, बराबर है। जैसे आप यहाँ पर इस तरह से करके भी हम लोग जान सकते हैं। तो जिंक 1 है इधर और इधर भी 1 है, और हाइड्रोजन मतलब तीर के बाईं ओर 2 है तो दाईं ओर 2 है, और सल्फर बाईं ओर 1 है तो दाईं ओर भी 1 है, और ऑक्सीजन बाईं ओर 4 है तो दाईं ओर भी 4 है। तो ये क्या है? तत्वों की परमाणु संख्या समान है, बराबर है। समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणु संख्या समान है, इसलिए यह एक क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर Fe प्लस H2O
यानी Fe के मतलब यहाँ पर आयरन हुआ, आयरन और जल के साथ अभिक्रिया कर है से फेरिक ऑक्साइड बनाता है, यानी Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस निर्माण करता है। मतलब आयरन और जल है से दोनों आपस में प्रतिक्रिया कर अभिक्रिया कर फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निर्माण करता है। तो चरण 1 में बताया है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। संतुलित करने से पहले मतलब ये चारों जो तत्व है चारों ओर जो सूत्र है चारों, तो उस पर है से चारों ओर है एक बॉक्स बना लीजिए। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए, इस तरह से बॉक्स से घेर लीजिए। चरण 2 में है असंतुलित समीकरण 1.5 में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या की सूची बना लीजिए। इस तरह से सूची बनाइए और देखिए कि आयरन मतलब तीर के बाईं ओर कितना है और दाईं ओर कितना है। तो इस तरह से आयरन है एक, इधर भी है, इधर एक है और इधर उत्पाद की तरफ मतलब दाईं ओर परमाणु संख्या आयरन का 3 है और हाइड्रोजन बाईं ओर 2 है और दाईं ओर इधर भी 2 है, बराबर है। और ऑक्सीजन इधर 1 है और इधर दाईं ओर ऑक्सीजन 4 है। चरण 3 सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए। मतलब संतुलित करने से पहले सबसे पहले देखिए, संतुलित जब भी करते हैं तो संतुलित करने से पहले उस यौगिक को सबसे पहले जो सबसे अधिक जो परमाणु वाले तत्व होंगे उसको संतुलित कीजिए, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद भी हो। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को चुनिए। इस आधार पर हम फेरिक ऑक्साइड और उसके ऑक्सीजन तत्वों को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं जबकि बाईं ओर केवल 1। मतलब इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आयरन मतलब यहाँ सबसे अधिक फेरिक ऑक्साइड में देखिए तो फेरिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना है, 4 है। तो इधर कितना है, तीर के बाईं ओर ऑक्सीजन 1 है, तो ये क्या है, असंतुलित है। तो ऑक्सीजन इधर 4 है तो इधर भी तो ऑक्सीजन 4 होना चाहिए। तो इस तरह से हम इधर 4 इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से संतुलित करेंगे। ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए जैसे ऑक्सीजन यहाँ बॉक्स बनाया हुआ है, ऑक्सीजन के परमाणु और अभिकारकों में उत्पादों में प्रारंभ में एक हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी जल में इसमें 1 × 4 यानी 4 इस पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस तरह से संतुलित आपको अच्छी तरह से समझाते हैं, आप ध्यान से देखते रहिए। अगर ये मान के चलिए ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, मतलब यही ना सबसे अधिक ऑक्सीजन का परमाणु संख्या सबसे अधिक है, यानी उत्पाद हो चाहे मतलब अभिकारक हो या उत्पाद हो, तो जिसमें अगर जिस तत्व की परमाणु संख्या अगर ज़्यादा हो मतलब अधिक हो तो उसी को सबसे पहले लेना है और संतुलित करना है। तो ऑक्सीजन इधर 4 है, तो ऑक्सीजन इधर तीर के बाईं ओर क्या है, 1, तो 1 है इधर 1 परमाणु संख्या, तो इधर भी 4 करना होगा। तो यहाँ पर कितना, इधर 4 गुना करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन जब 4 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 4 हो गया। जब ऑक्सीजन 4 हो गया तो अब यहाँ बताइए हाइड्रोजन कितने हो गया, 8 हो गए। हाइड्रोजन कितना हो गया, 8, यानी 4 ये और हाइड्रोजन इधर 2 था, तो 2 था तो ये गड़बड़ा गया, तो इसलिए ये जब गड़बड़ा गया तो ये 8 हो गया हाइड्रोजन, तो इधर भी तो 8 करना होगा। तो जब 8 करना होगा तो यहाँ पर 4 गुना कर दीजिए, मतलब तीर के दाईं ओर के हाइड्रोजन को, तो 4 गुना कर दिया यहाँ पर भी, तो ये तो बराबर हो गया। अब यहाँ पर अब देखना है किसको, आयरन को। तो आयरन यहाँ 1 है, इधर तीर के बाईं ओर 1 और इधर दाईं ओर आयरन कितने हैं, 3 है। जब 3 है तो आयरन को भी इधर 3 करना होगा, तो यहाँ पर 3 करें। तो अभी सभी मतलब तत्वों की परमाणु संख्या क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जब बराबर हो गया तो ये रासायनिक समीकरण क्या हुआ, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तो इस तरह से आगे समझेंगे।
तो ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुना लगाकर यानी 4 हाइड्रोजन ऑक्साइड लिख सकते हैं। लेकिन H2O4 यानी हम लोग यहाँ पर मतलब हमेशा जब भी संतुलित कीजिएगा तो हाइड्रोजन ऑक्साइड तो इधर मतलब हाइड्रोजन ऑक्साइड के इधर मतलब पीछे इसे गुना करना है यानी 4 लिखना है। ये न कि 4 यहाँ पर लिख दीजिए, जैसे H2O था तो आप यहाँ पर ऐसे 4 लिख दीजिएगा तो आपको गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि 4H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 या H2O होल फोर्थ इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण अब इस प्रकार होगा, जैसे आपको पहले ही बता चुके, जो इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो जब यहाँ 4 मल्टीप्लाई किए तो इधर भी ऑक्सीजन 4 हो गया, यानी इधर 4 ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन 8 हो गया। तो इसमें भी हाइड्रोजन यहाँ 4 करना होगा, और आयरन 3 है तो इधर भी 3 करना होगा। इसी प्रकार चरण 4 में आप देख सकते हैं Fe तथा हाइड्रोजन परमाणु अब भी मतलब उस तरह से नए यहाँ पर बता रहा है, जो हम तो पहले ही बता चुके, संतुलित कर दिए, लेकिन ये लिखा हुआ है तो उसके अनुसार हम चलते हैं, पढ़ते हैं। Fe तथा हाइड्रोजन परमाणु अब भी संतुलित नहीं है। इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन अणु की संख्या को 4 कर देते हैं, जो आपको बताए। तो इस तरह से आपको ये समीकरण प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर संतुलित पूरा जो 6ठा स्टेप में अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण दोनों और तत्वों के परमाणु संख्या को परिकलन करते हैं, देखते हैं। तो इस तरह से आपको प्राप्त होगा संतुलित रासायनिक समीकरण। समीकरण 1.9 में दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण अब संतुलित है। अब संतुलित हो गया। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। मतलब जो इस तरह से हम लोग संतुलित किए रासायनिक समीकरण को, तो संतुलित किए, तो इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। आगे समझते हैं। तो इस तरह से आगे है चरण 7, भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। ऊपर लिखे संतुलित समीकरण की सावधानी से जांच कीजिए। क्या इस समीकरण से हमें अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में भी ज्ञान होता है? इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्था की कोई जानकारी नहीं है। अभी जो हम लोग संतुलित किए, लेकिन उसमें कोई भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं है, लेकिन उसमें भौतिक अवस्था का भी परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादकों के रासायनिक सूत्रों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है कि कौन सी अवस्था में है। अभिकारकों तथा उत्पादकों के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्था को क्रमशः G यानी गैस को G से दिखाया जाता है, और द्रव को L से दिखाया जाता है यानी लिक्विड बोलते हैं, और जलीय को AQ से तथा ठोस को S से दर्शाया जाता है। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित है तब हम AQ लिखते हैं। अगर कोई अभिकारक या उत्पाद जब जल के घोल में के रूप में होता है, उपस्थित रहता है, यानी जल, तो उस पर उसको AQ के रूप में दिखाते हैं। अब संतुलित समीकरण इस प्रकार, जैसे आयरन और जल, इस तरह से जो हम लोग संतुलित किए इस रासायनिक समीकरण को, तो इस रासायनिक समीकरण को भौतिक अवस्था के रूप में भी दिखाते हैं। तो आयरन क्या है? कठोर के रूप में है, ठोस के रूप में है, तो इसलिए S दिखाया गया। और ये क्या है? जल। तो यहाँ पर जल नहीं है, तो जल ये गैस के रूप में है, वाष्प के रूप में, इसलिए G के रूप में दिखाया गया।
ठीक है, यहाँ पर एल लिक्विड नहीं दिखाया गया क्योंकि ये जल है से वाष्प यानी भाप के द्वारा ये दोनों आपस में अभिक्रिया प्रतिक्रिया करके फेरिक ऑक्साइड का निर्माण किया। तो फेरिक ऑक्साइड कैसा बना, ठोस बना, तो इसलिए एस यहाँ पर, और हाइड्रोजन गैस के रूप में उड़ जाता है। ध्यान दीजिए समीकरण 1.10 में H2 के साथ G का चिन्ह का उपयोग किया गया, जो आपको हम पहले ही बता चुके कि यहाँ पर ये क्या है, गैस के रूप में यहाँ पर एल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एल नहीं होगा क्योंकि जल क्या है, भाप के रूप में यहाँ पर है। तो यह दर्शाता है कि इस अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है, इसलिए जल को यहाँ जी के रूप में दिखाया गया। प्रायः हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है जब तक कि यह आवश्यक न हो। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो तीर के ऊपर या नीचे है से ताप, दाब और उत्प्रेरक के रूप में है से तीर के निशान को ऊपर नीचे लिखा जाता है। जैसे कार्बन और जब जल ये दोनों आपस में हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस ये दोनों आपस में प्रतिक्रिया कर यानी CH3OH का निर्माण किया। तो यहाँ पर 340 एटमॉस्फेयर मतलब दाब हुआ। फिर इसी प्रकार यानी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया किया, प्रतिक्रिया कर C6H12O6 यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन और जल का निर्माण किया उत्पाद। और यहाँ पर देखिए तीर के ऊपर नीचे सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल दिखाया गया। इस प्रकार क्या आप पुस्तक में दिए गए समीकरण 1.2 को संतुलित कर सकते हैं? अब कर सकते हैं, आप जान सकते हैं अब। तो ठीक है दोस्तों, बस इतना ही। फिर इसी तरह से अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप मेरे इस YouTube चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।